आपको पूरा राइट है कि आप किसी भी जगह पर अगर जा रहे हैं तो आप पूछिए कि आप मेरे बच्चे को देख रहे हैं या आप मेरी बॉडी को देख रहे हैं, मैं जान सकता हूँ कि आप इसके बारे में कितना जानते हैं। मेरे यहाँ पर तो ये है कि अगर कोई बच्चा है और वो पे नहीं कर सकता है तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ तक कर देते हैं कि आप 10 रुपए पर डे दे दीजिए। दलिया खिचड़ी बहुत जल्दी बनता है। दलिया खिचड़ी बीमारों का खाना नहीं होता है। आजकल लोगों की लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा बदल गई है, भाग-दौड़ भरी वाली हो गई है क्योंकि लोगों को टाइम नहीं है, हर कोई अर्न कर रहा है। तो उस लाइफ़स्टाइल को कैसे आप मेंटेन करें, कैसे अपना ध्यान रखें, उसी के सिलसिले में आज हम बात करने आए हैं डॉक्टर रक्षिता से, जो कि एक फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं। नेचुरोपैथी इन्होंने किया हुआ है। तो हम इनसे जानेंगे कि कैसे क्या इस सब में इनका रोल रहता है, क्या कुछ होता है? क्योंकि लोग काम सब कर रहे हैं, लेकिन अपने हेल्थ की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या-क्या उनकी हैबिट्स होती जा रही हैं, कैसे उसमें इम्प्रूव करना है, ये सब हम जानने आए हैं डॉक्टर रक्षिता से। तो मैम आपका बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुके हैं अपनी लाइफ़स्टाइल में और उनको खुद के लिए भी टाइम नहीं है। इसीलिए मेरे पास में मैक्सिमम जो पेशेंट्स आते हैं वो पोस्चरल मिस्टेक के लिए आते हैं। ऑनलाइन वर्क इतना है कि वो बैठे ही रहते हैं और उसकी वजह से उनकी गर्दन में, कमर में, इवन घुटनों में भी दर्द आ जाता है। और ये बड़ों के साथ में ही नहीं है, ये सब बच्चों के साथ में भी देखा जा रहा है। लाइफ़स्टाइल का चेंजेस हम खाने में भी देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो खाने का जो टाइमिंग्स होने चाहिए, वो होता है 9 ओ क्लॉक मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट, 1 ओ क्लॉक लंच और शाम को 7 बजे तक डिनर हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हमारे साथ हो नहीं रहा है। 9 बजे तक तो हम उठते हैं, 1 बजे तक हम कहीं ऑफ़िस पहुँच रहे हैं या कहीं पहुँच रहे हैं, तो हम लोगों का लंच हो ही नहीं पाता है। बहुत सारे लोग लंच ही मिस कर देते हैं। सो ये सब चीज़ों को देखते हुए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। लेकिन मैं ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों को बैठे रहने वाला काम ज़्यादा होता है, सिस्टम पे ज़्यादा बैठे रहते हैं या मोबाइल फ़ोन्स हर किसी के हाथ में हैं। तो ऐसा होता है कि वो सारा टाइम उस पे लगे रहते हैं और उनको फिर ये नहीं पता होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? क्योंकि आँखें भी खराब हो रही हैं, आपको हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है। तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए कि वो अपना हेल्थ का भी ध्यान रख सकें, उनको पेन ना हो? क्योंकि उस टाइम तक तो समझ में नहीं आता है। लेकिन जब पेन धीरे-धीरे बढ़ने लगता है ना, उसे और लगता है कि हाँ, यहाँ पर पेन हो रहा है, बहुत घंटों तक यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पेन हो रहा है, फिंगर्स में पेन हो रहा है, तो उनके लिए क्या एक्सरसाइज़ेज़ हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? आपने जो लास्ट लाइन कही है वो बिल्कुल ठीक कही है। जब तक पेन परसिस्ट नहीं हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता है, तब तक पेशेंट आपके पास में नहीं आएगा। और यही चीज़ है कि हमें यहीं पर रोक लगा देनी चाहिए। जैसे ही आपको थोड़ा-सा ही दर्द शुरू हो रहा है, आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी आपको रेड सिग्नल दिखा रही है और अब आपको एक्सरसाइज़ेज़ कर लेनी चाहिए या अपने ऊपर ध्यान दे लेना चाहिए। डेफ़िनिटली मैं आपको एक्सरसाइज़ेज़ बताऊँगी कि बैक पेन में कौन-सी करनी चाहिए, पोस्चरल मिस्टेक के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अब दर्द शुरू हो रहा है, उस वक़्त सबसे पहला काम होता है आइसिंग कर लीजिए। जैसे ही आपके दर्द शुरू हुआ, सपोज़ मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, डायरेक्ट बर्फ़ लीजिए और डायरेक्ट आइसिंग कीजिए। इट्स अ बेस्ट रेमेडी। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट आइसिंग करने से हमारे जो फाइबर्स हैं अंदर से, अगर वो टूट रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस हो रहा है, स्पैज़म जमा हो रहा है, तो वो सब एकदम रिड्यूस हो जाता है। सो एक्यूट पेन के लिए मैं मेरे सारे पेशेंट्स को हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप डायरेक्ट आइस कीजिए। वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपकी जैसे डेली रूटीन है, आपको बहुत देर तक बैठना ही पड़ रहा है, तो आप अपनी डेली रूटीन में एक और चीज़ ऐड कर लीजिए, दैट इज़ एक्सरसाइज। या तो आप मॉर्निंग में वॉक करने जाइए। मैंने बहुत बार अपनी जो फीमेल्स हैं उनको कहा है कि आप लोग के पास समय नहीं होता है, तो जहाँ आपको समय मिल रहा है वहीं एक्सरसाइज कीजिए। टाइम मत निकालिए कि मुझे ये 1 घंटा पर्टिकुलरली एक्सरसाइज का ही चाहिए। नहीं निकल रहा है, इट्स ओके। आप स्लैब के पास खड़ी हैं, आप वहीं पर ही नी टू चेस्ट कर लीजिए, घुटना मोड़ के अपनी तरफ करिए। आप अगर लिफ्ट में खड़े हैं तो लिफ्ट में आप सिट अप्स कर लीजिए। लोगों के लिए फनी होगा लेकिन आपके लिए वो टाइम मैनेजमेंट है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी को किस तरीके से स्ट्रांग रख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टेयर्स, आप सॉरी लिफ्ट, आप स्टेयर्स यूज़ कीजिए। इस तरीके की छोटी-छोटी चीज़ें करके आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। सो दैट डेफिनिटली यू हैव टू डू।
और इसमें मैं ये भी जानना चाहती हूँ जैसे कि यंगस्टर्स हैं, वो जिम वगैरह सब जाते हैं। लेकिन अगर ये एक्सरसाइज़ हर कोई जिम नहीं जा पाता। मैंने जॉइन किया था बट मैं रेगुलरली नहीं जा पाई। तो और मेरा काम भी बहुत ज़्यादा सिस्टम पे ही होता है या जो भी है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? मैं मेरे ऊपर लेकर ही क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही सवाल है कि शुरुआत खुद से करें, तो मैं क्या करूँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिम जाना अच्छी आदत होती है, लेकिन अगर हम जिम जाते हैं और छोड़ देते हैं, जिम जाते हैं और छोड़ देते हैं, इससे हमारी बॉडी और खराब हो जाती है। तो अगर आप जिम जाने की हैबिट रखना चाहते हैं, तो वो रखिए कि वो आपकी हैबिट ही हो, वो रेगुलैरिटी में होना चाहिए। इट शुड नॉट कि मैंने 1 दिन गई और 2-3 दिन में नहीं जा पाई, तो आप मत जाइए, दैट इज़ मच बेटर। इससे आप अपनी बॉडी को रोज़ तोड़ेंगे नहीं। आपको भी जानते हैं कि आप जब जिम जाते हैं, 1-2 दिन आपको दर्द आता है। वो दर्द वो बेसिकली क्या होता 3-4 है? दिन तक रहती है। एग्ज़ैक्टली। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो मसल्स होती हैं, वो 2 तरीके से काम करती है। एक एनाबॉलिक स्टेज में और एक कैटाबॉलिक स्टेज में। हम एनाबॉलिक में तो एडिशन देते हैं अपनी बॉडी को, खिलाते हैं, हम काम करते हैं, अपनी मसल्स बनाते हैं। लेकिन जब वो कैटाबॉलिक स्टेज में आ जाती है, तब हम उसको एक्चुअली काट रहे होते हैं। सो दैट इज़ रॉन्ग। इसलिए हमें जिम जाना है तो रेगुलर जाना है। अब रही बात, जैसे आपने कहा आप नहीं जा पाते हैं, इन स्टेज में आप एक्सरसाइज़ेज़ क्या-क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले वॉक आप इज़िली कर सकते हैं। वॉक करने का तरीका हमेशा ध्यान रखिए, पहले एड़ी उसके बाद पंजा आना चाहिए। वॉक में भी अगर आप अपने ऑफिस शूज़ पहन के वॉक कर रहे हैं, तो भी ये ध्यान रखिए कि आपको पहले एड़ी और फिर पंजा। बेस्ट ये है कि आप स्पोर्ट्स शूज़ पहनकर ही वॉक पे जाएँ। सेकंड थिंग, अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप स्टेयर्स यूज़ कीजिए। थर्ड थिंग, आप कोई योगा सेंटर या फ्लोर एक्सरसाइज़ेज़ जितनी भी हो सकती हैं, आप वो कर सकते हैं। आप प्लीज़ यूट्यूब पे देखकर या किसी और जगह को देखकर, टीवी में स्पेशली देखकर एक्सरसाइज़ेज़ ना करें, क्योंकि हर बंदे के लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं। आप किसी भी सेंटर पे जाके अपने लिए एक्सरसाइज़ेज़ का एक प्रोग्राम बनवा सकते हैं, और जो बेसिक एक्सरसाइज़ होती है जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो डेफ़िनेटली हम आपको आज बता देंगे। और इसमें ये भी है कि जैसे मुझे कुछ पेन होता है या मेरी फैमिली में किसी को पेन होता है या किसी को भी पेन हो रहा है, तो वो तुरंत से मेडिसिन्स खा लेते हैं, है ना? और पेन पेन को दबा लेते हैं। कुछ टाइम तक तो पेन दब जाता है, उसके बाद में जब पेन होता है ना, तो उसके मतलब वो दवाइयों से भी नहीं रुकता है। तो ऐसा होना चाहिए ना कि भई हमें पहले ही हम जागरूक हो जाएँ, ये दवाओं की ज़रूरत ना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि थोड़े से पेन में तो सोचते हैं हाँ ठीक है, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए दवाई नहीं लेनी चाहिए। लेकिन उनके लिए भी कुछ है कि आप बताना चाहें कि दवाइयाँ ना लेकर उनको क्या करना चाहिए? अपने पेन पे आपने जैसा कि मुझे बताया कि ध्यान दे लेना चाहिए क्योंकि शुरुआत में अगर ध्यान दे लेंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी मुझे थोड़े दिन पहले यहाँ दर्द हुआ, तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ, मैंने काफ़ी सारी दवाइयाँ ली, ठीक है, ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में किसी ने मुझे कहा नीचे सो के देखो, क्या पता ठीक हो जाए, तो ये कितना कारगर साबित होता है। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही आपको दर्द शुरू होता है, पहली चीज़ आप ये समझिए कि मुझे दर्द किस चीज़ के लिए हो रहा है और मुझे कौन से रिलेवेंट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको कमर में दर्द है और आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं जिसके पास इलाज ही दवाइयाँ हैं, तो वो डेफ़िनेटली आपको दवाइयाँ ही लिख के देंगे, क्योंकि पे और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो दवाई होती है, वो होती है पेन किलर। अगर हमने पेन को ही मार दिया, विच आई एम सेइंग ऑलवेज कि पेन हमारा दोस्त है, हमें ये बता रहा है कि हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो रही है। अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको बजाय दवाइयों से मारने के इट्स बेटर कि उसका सोल्यूशन निकाला जाए। अभी आपने कहा मुझे यहाँ दर्द था, हो सकता है आप माइक पकड़ती हैं इतनी देर, इस वजह से आपको दर्द आया हो। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपका जो माइक पकड़ने का वे है उसको थोड़ा सा चेंज करके हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करनी है, और आप पाएँगे कि आपका दर्द बिल्कुल नहीं है। अभी आप इतनी देर से ऐसे पकड़ के डेफ़िनिटली आपको यहाँ दर्द हो रहा होगा। तो ये दर्द बहुत कॉमन है, क्योंकि आपकी इसमें मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है। उस स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसे बहुत देर तक खड़ा होना पड़ता है, तो आप बस थोड़ा-सा सपोर्ट लेके यूँ खड़े हो जाइए इंस्टेड ऑफ दिस। अब मैं आपको 1 सेकंड रिलैक्स कीजिए बॉडी को। हाँ, बस आप इस तरीके से रखिए, मच बेटर पोज़ीशन। दर्द नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा पास आ गई, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सो अपना कन्वीनियंस थोड़ा-सा आप सर्च करने की कोशिश करेंगे, तो आप खुद पाएँगे कि आप आधे डॉक्टर तो खुद ही हैं। अपने शरीर के बारे में हम जितना ज़्यादा जानते हैं, कोई और नहीं जानता है।
दवाइयाँ लेने की जगह जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले आप आइसिंग कर सकते हैं, उसके बाद में कुछ मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं जो आप ईज़िली कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा अभी भी प्रॉपर नहीं ठीक हो रहा है, तो आप फिज़ियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी जो भी आप चाहते हैं, डॉक्टर किसी से भी मिल सकते हैं। लेकिन पहले कोशिश ये कीजिए मेरा दर्द हो क्यों रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न? उसको सबसाइड मत कीजिए, किसी भी कारणवश हमें कभी भी अपने दर्द को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसमें ये भी एक फूड हैबिट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि ऐसा होता है कि मैं बहुत थक जाती हूँ या आप बहुत थक जाते हैं तो हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं। स्विगी और ज़ोमैटो इसका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल हो गया है। तो हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं और खाना जो घर का खाना होता है उसको आप अवॉइड कर देते हैं, बना नहीं पाते हैं, थक जाते हैं। तो लोगों की फूड हैबिट्स खराब हो रही हैं, वो कुछ भी खा रहे हैं, हमें नहीं पता कि कैसे बन के आ रहा है। तो ट्रू। वो बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? हेल्दी हैबिट्स के लिए ना अ, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप लोग इंस्टेड ऑफ बहुत सारा एक साथ खाने की जगह कई लोग होते हैं सुबह निकलते हैं तब खा लेते हैं उसके बाद रात को सीधे खाते हैं। इसकी जगह आप हर 2-2 घंटे में थोड़ा-थोड़ा खा सकते हैं। आपके पास में फूल मखाने इज़िली आप अपने घर से लेकर आ सकते हैं, बनने में भी ईज़ी है, आप इज़िली खा सकते हैं। दलिया खिचड़ी बहुत जल्दी बनता है। दलिया खिचड़ी बीमारों का खाना नहीं होता है, ये बना बहुत हुआ है, बड़ा बना हुआ है। हाँ, लोगों को लगता है कि दलिया खिचड़ी तो तब खाना है जब हम बीमार बीमार हो हैं, जाएँगे। हम घिया की सब्ज़ी क्यों खाएँ? कोई हाँ, बीमार थोड़ी है। बीमार थोड़ी है, पर ऐसा नहीं है, अगर आप खाएँगे तो आप बीमार ही नहीं होंगे। दलिया और खिचड़ी, खिचड़ी एक सिर्फ़ एक अकेला फूड है जिसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलेंगे आपको। 6 अमीनो एसिड्स होते हैं, वो सिर्फ़ खिचड़ी में आपको मिलते हैं। सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि खिचड़ी रोज़ हमारे खाने में होनी चाहिए एक टाइम, पर ऐसा हम करते ही नहीं हैं। सो यही हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम ईज़ी फूड की तरफ भी जाते हैं तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग ज़ोमैटो और स्विगी से कहीं से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनको बंद कर दीजिए, आप वो भी खाइए लेकिन आप उनसे अच्छी चीज़ें मँगवा सकते हैं। आप किनवा मँगवाइए, आप खिचड़ी मँगवाइए, आप दलिया मँगवाइए, आप फूल मखाने खाइए, आप ग्रीन टी पीजिए, जो भी आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अच्छा फूड खा सकते हैं, आप वो खाइए। आपको अगर कभी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं, तो ठीक है, आप जाके महीने में 1 बार गोलगप्पे भी खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये ध्यान रखिए कि मेरा अभी हेल्थ मुझे क्या अलाउड कर रहा है, उसमें मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हेल्थ इज़ द वेल्थ, ऑलवेज़ रिमेंबर हमारी हेल्थ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और अगर वो सही है, तो सब कुछ सही रहता है। मैंने आपके यहाँ पर एक चीज़ और देखी है कि जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई बैठ नहीं पा रहा है, काफ़ी सारे बच्चे हैं। तो वो उनके लिए आप क्या करते हैं? कैसे उनको ट्रीट करते हैं? कैसे टीच करते हैं? क्योंकि मैंने आज ही यहाँ देखा, इनके लिए स्पेशल स्कूल बनते हैं, ऐसा कुछ होता है और सामान्य जीवन नहीं जी पाते हैं और इतनी कम उम्र होती है, तो उनको आप टीच करते हैं कहाँ तक लेकर गए क्योंकि कितना और ये भी मेरा सवाल है कि कितना टाइम हो गया आपको ये सब करते-करते? ये मेरा फ़ेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चों से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं बच्चों के साथ में बहुत एन्जॉय करके काम करती हूँ और मेरे बच्चे भी मेरे से इतना फ्रेंडली हैं, इतना खुश हैं कि उनको यहाँ पे फैमिली एनवायरनमेंट भी मैं देती हूँ। हम लोग हर फेस्टिवल मनाते हैं, हम लोग हर बच्चे का बर्थडे यहाँ मनाते हैं। मैं एक एनडीटी प्लस टीएमआर थेरेपिस्ट हूँ और मैं उस चीज़ को फ़ॉलो करती हूँ कि बच्चों को हर चीज़ प्यार से करवाई जा सकती है। तो मैं उसमें खींचातानी बिल्कुल नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे सारे बच्चों में आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। कुछ बच्चे मेरे ऐसे हैं जिनके लिए डॉक्टर्स ने तक कह दिया था कि उनके पेरेंट्स को कि इनका कुछ नहीं हो पाएगा। आई एम सो सॉरी बट हाँ, आप दूसरे बच्चे के बारे में सोच सकते हैं। वहीं मेरे उन बच्चों में ऐसे रिज़ल्ट्स आए हैं, जो आज नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं, कोई स्पेशल स्कूल में नहीं जाता। मेरे यहाँ से मेरे पास में 40 बच्चे आते हैं डेली कम से कम और इन 40-50 बच्चों में सिर्फ़ 1 बच्चा या 2 बच्चे ऐसे हैं जो स्पेशल स्कूल में जा रहे हैं, बाकी सभी बच्चे बिल्कुल नॉर्मल स्कूल में जाते हैं। मैं प्रेफ़र यही करती हूँ कि मेरे बच्चे भी नॉर्मल स्कूल्स के साथ में ही पढ़ें और उससे उन लोगों को फ़ायदा भी मिलता है। डेफ़िनेटली
जो बाकी नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी सीखने के लिए मिलता है कि आज जो बच्चों में प्रॉब्लम्स हैं वो इतना आगे बढ़ रहे हैं, वो इतने इंटेलिजेंट हैं, देन व्हाई नॉट वी, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और हमारी जो थेरेपी मेथड है, मैं चाहूंगी कि जितने भी थेरेपिस्ट हैं जो बच्चों पे काम करते हैं वो लोग भी इसी तरीके से काम करें, उनको अपना बच्चा मान के काम करें, इस तरीके से काम करें कि उनके लिए वो इंजॉयमेंट हो। ऐसा नहीं हो, क्योंकि मेरे पास में 1 दिन का बच्चा होता है ना, वो भी आता है और वो 19-20 साल तक मेरे पास आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको ऐसा लगने लगे, अरे रोज़ थेरेपी जाना है, ये कोई त बात होती है, बाकी बच्चे तो नहीं जाते, मैं क्यों जा रहा हूँ? तो वो चीज़ को मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चों के लिए हमारा एनवायरनमेंट एन्जॉयफुल रखें, फैमिली की तरह काम करें। हमारे यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं, या तो वो मेरे दोस्त हैं या वो मेरे लिए मेरे बच्चे हैं। तो जिस तरीके से वो हमारे साथ में काम करते हैं, हैप्पी रह सकते हैं, हम लोग वही सब करते हैं। अभी जैसे होली आने वाली है, तो डेफ़िनेटली हम यहाँ फागोत्सव मनाएँगे। फूलों भरी हमारी होली होती है, कभी आप लोग भी आइएगा। आप देखिएगा मेरे बच्चे इतना एन्जॉय करते हैं और उनकी वो हँसी, उनका वो एन्जॉयमेंट और जो उसमें एक्सरसाइज़ होती है या उसमें जो उनकी हेल्थ निखर कर आती है ना, वो आपको कहीं नहीं मिल सकती, दैट इज़ फॉर श्योर। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी जितने भी थेरेपिस्ट हैं, जितने भी लोग इस फ़ील्ड में हैं, वो लोग ज़रूर इस चीज़ को सीखें कि किस तरीके से एन्जॉय करके भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। नो पेन, नो गेन वाली थ्योरी जो है, वो बच्चों में नहीं होनी चाहिए एट लीस्ट। आपके पास मैंने ये भी देखा है कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो लोग भी आते हैं या कोई आर्मी से रिटायर्ड होता है, उनके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, वो सब भी आते हैं। तो उनको आप कैसे ट्रीट करते हैं और क्या रिज़ल्ट रहता है? अ, हमारे पास में अभी तक ऐसे थेरेपिस्ट, जैसे हम पैरालिसिस या स्ट्रोक किसी को आ जाता है या कोमा में जो पेशेंट्स होते हैं, ऐसे 20 से 25 पेशेंट्स हम देख चुके हैं और यू कैन से मोर देन दैट। और टच वुड, अभी तक सिर्फ हमारे पास में 2 ऐसे पेशेंट हैं जो आज की तारीख में हमारे पास में आ रहे हैं। अभी वो रिसेंट में आना शुरू हुए हैं इसलिए, अदरवाइज़ हमारे इसमें 100% रिज़ल्ट रहता है। वो लोग अभी तक अपनी नॉर्मल लाइफ़ जी रहे हैं विदाउट एनी ट्रबल। अभी ये जो सर यहाँ पर एक हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, ही इज़ 36 इयर्स ओल्ड और उनको ये प्रॉब्लम हो गई पैरालिसिस की। उनसे मिलने के लिए मैंने मेरे पुराने एक पेशेंट को बुलाया और वो एकदम ठीक है, उनका भी सेम कंडीशन थी, सेम प्रॉब्लम थी। वो उनसे मिलकर इतने खुश हुए, इतनी उनकी विल पावर बढ़ी, उनको इतना अच्छा लगा कि येस, मैं भी इस स्टेज में आ सकता हूँ। इज़ दे आर एक्चुअली इन द नॉर्मल लाइफ टोटली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट हाँ, जितना जल्दी पेशेंट हमारे पास आ जाता है, जितना जल्दी हम काम कर सकते हैं, उतना जल्दी अच्छा होता है। अगर आप लेट आएँगे तो डेफ़िनेटली हमें उतना ही टाइम भी लगेगा। सिमिलर बच्चों के साथ में भी ये बच्चा जितना जल्दी आ जाएगा, उतनी जल्दी रिकवरी आएगी और जितना लेट होता जाता है, उतनी हमें ट्रबल आती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए ना कि होप होनी चाहिए कि हमें ठीक होना है। क्योंकि जब तक होप नहीं आएगी हम ठीक भी नहीं हो पाएँगे। कोई भी मेडिसिन हमें असर नहीं करेगी। तो मेंटली आप कैसे उनको ट्रीट करते हैं? क्योंकि आपने एक एग्ज़ाम्पल लाके दिखा दिया। नहीं हो कोई एग्ज़ाम्पल तो कैसे ट्रीट करें? हम लोग इसके लिए ना काउंसलिंग करते हैं। हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इस एज में अगर किसी को स्ट्रोक आया है तो क्यों आया है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बहुत सारे लोग डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, उसकी वजह से भी उनको स्ट्रोक आ जाता है। या पैरालिसिस वाले पेशेंट्स नॉर्मली ऐसा रहता है। बच्चों में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है, स्कूल गोइंग बच्चों में भी ये इश्यूज़ आते हैं कि पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, मेरी इच्छा है, आप कौन हो? इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे देने लग जाते हैं। सो दैट्स ऑल द रीजन बिहाइंड इज दिस इज अ डिप्रेशन समहाउ, या उन लोगों में कोई साइकोलॉजिकली ये चीजें बैठ रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सो उन सब चीजों के लिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उन लोग को काउंसलिंग करें। हम लोग बच्चों को बैंक लेके जाते हैं, इन लोगों को बैंक लेके जाते हैं, शॉपिंग मॉल लेके जाते हैं, उन लोगों को नॉर्मली लाइफ दिखाते हैं कि आपकी एज के बच्चे ये कर रहे हैं, आपकी एज के लोग ये कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट यू? आपकी ये ज़िम्मेदारी है, आप ये आपको करना है। जैसे किसी के अगर घर में पैरालिसिस हो गया है तो उनकी वाइफ़ सँभाल रही है या उनकी मदर सँभाल रही हैं, तो उनको किस तरीके से उनको कनेक्ट करके और वो अपनी नॉर्मल लाइफ़ में आ सकते हैं, वो सब हम बाहर जाके भी काम करते हैं। मैं मेरे सारे बच्चों को हर एक शॉप्स पे यहाँ लेके जाती हूँ, उनसे बोलती हूँ, "आप इनको पैसे दो, पैसे लो।" ये जो
प्रैक्टिकल लाइफ में जो जीना होता है वो हम वहाँ पे ज़रूर सिखाते हैं, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज मुझे ₹10 का हिसाब अगर करना है, तो मैंने भी मेरे बचपन में ऐसे ही सीखा है कि हाँ, मुझे कुछ लेकर आना है और अंकल से इतने पैसे वापस लेकर आने हैं। तो वो जो प्रैक्टिकल चीज़ आएगी ना, वो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी लर्नर होती है और वही जो बड़े पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी लर्निंग है। तो इसमें ये होता है कि जैसे कि मोटिवेशन तो होना ही चाहिए। उसके साथ-साथ आपने बताया कि आपको खुद को ये सब चीज़ें करनी आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, उसके लिए होप की ज़रूरत होती है। वो सब आप भी यहाँ करते हो। ये छोटे-छोटे बच्चों को ट्रीट करना मतलब आप कभी-कभी ऐसा भी होता होगा ना कि आज इरिटेट हो गए हैं क्योंकि बच्चे आते हैं शुरू-शुरू घुलने-मिलने में टाइम लगता है, शुरू-शुरू में आते हैं। पेरेंट्स आपके भरोसे छोड़ के जाते हैं। तो क्या कुछ टिपिकल भी तो रहता होगा ना? मैम देखिए, टिपिकल तो मुझे नहीं लगता कोई भी काम इस दुनिया में नहीं है। और ईज़ी कोई काम नहीं है, ऐसा भी नहीं है। एवरीथिंग इज़ ईज़ी इफ योर पैशन इज़ देयर एंड आई एम ग्रेटफुल टू से दैट कि मैं जिस काम में हूँ, मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है। मैं अपने अगर घर में भी कोई टेंशन है, मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं क्लिनिक आ गई हूँ और मैंने मेरे किसी बच्चे को देख लिया है ना, तो मेरी इरिटेशन और पेशेंस लेवल वहीं पे बढ़ जाता है अपने आप ही और इरिटेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब इसका ये है स कि ना बच्चे आपकी थेरेपी है। राइट, बच्चे मेरी थेरेपी है। मैं और मेरी नहीं, मेरे यहाँ पे जो बड़े पेशेंट्स आते हैं ना, वो लोग मुझे बहुत बार बोलते हैं कि मैम, आपके यहाँ आके जो सूदिंग एनवायरनमेंट मिलता है या आपके यहाँ आके जो मज़ा आता है ना, वो कहीं और हमें नहीं मिलता है। आपका जो फैमिली एनवायरनमेंट है, उसी की वज़ह से हम यहाँ आते हैं। कई बड़े पेशेंट्स ने मुझे ऐसा बोला है। कई लोग ऐसे भी आते हैं कि मैम, ऐसे बच्चे आते हैं, हम इस टाइम पर नहीं आएँगे, इस टाइम मैंने उनको बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल चीज़ों को लेने के लिए रेडी नहीं हैं, तो फिर ये एक छोटा-सा हर्डल ही तो है कि हम कहीं जा रहे हैं और वहाँ पर हमें कोई इस टाइप का बच्चा मिल रहा है और हम उसको देख भी नहीं पा रहे हैं। आप ये सोचिए, एक छोटा-सा हर्डल आप अपनी लाइफ में नहीं ले पा रहे हैं और ये बच्चे रोज़ इस हर्डल को फ़ील करते हैं, जी। जी रहे हैं और उसके बावजूद हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम इनको नहीं देख पा रहे हैं। सो आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को नहीं। तो मैं इनसे रोज़ सीखती हूँ, रोज़ इनसे एक नई चीज़ मुझे मिलती है। कभी कोई बच्चा मुझे कुछ और सिखा देता है, कभी कोई पेरेंट्स मेरे को क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं, पेरेंट्स बहुत दुखी होते हैं, बहुत सारी उनकी डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इसीलिए हम लोग कैंप भी कर रहे हैं अभी, एक 17, 18, 19 तारीख को हमारा एक छोटा-सा कैंप है, उस कैंप में मैं पेरेंट्स की अवेयरनेस ही कर रही हूँ। मैंने बाहर से डॉक्टर्स को बुलाया है, थेरेपिस्ट को बुलाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों के पेरेंट्स को ये नॉलेज दे सकें, ये बता सकें कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, किस तरीके से आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से निखार के बाहर लेकर आ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन उसका हमेशा होता है, लेकिन उस सॉल्यूशन के लिए हमें कितनी भाग-दौड़ करनी है, कितना उसके पीछे हमें काम करना है, वो हम इस कैंप के थ्रू आपको बता पाएँगे। इसमें मैंने वन ऑन वन सेशंस भी रखा है। टीचर्स को, स्पेशल एजुकेटर्स को, प्रिंसिपल्स को बहुत दिक्कत आती है। ये पढ़ता नहीं है, हर 2 बच्चे के बाद में तीसरे बच्चे में ये इश्यू है। ये पढ़ता नहीं है, मैंने कल भी याद करवाया था, ये इसने तो याद कर लिया, इसने याद नहीं किया है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों का सॉल्यूशन भी हम आपको वहीं दे रहे हैं। तो टीचर्स, प्रिंसिपल सब लोग इसमें आ रहे हैं और अगर आप लोगों के नॉलेज में भी कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता-पिता परेशान हैं उनसे किसी भी रीज़न से, तो वो लोग इस कैंप में आराम से आ सकते हैं और बाकी डिटेल्स तो आप ही दे देंगे। रजिस्ट्रेशन हमारे क्लिनिक पर ही हो रहा है जो कि टोटली फ्री है, कैंप भी टोटली फ्री है। आप सभी डॉक्टर्स से मिलिए, सभी थेरेपिस्ट से मिलिए। आप चीज़ों को जितना जानेंगे उतना अच्छा है। हो सकता है आप अपनी तरफ से बेस्ट क्वालिटी डॉक्टर से मिल रहे हों, बेस्ट क्वालिटी थेरेपिस्ट से मिल रहे हों, लेकिन अगर आपको फर्दर नॉलेज मिलती है या एक ही छत के नीचे सभी लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो मेरे हिसाब से इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको शायद ना पता हो। मैंने कहा ना, मैं बच्चों से भी सीख लेती हूँ, तो ये लोग तो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं। जो आ रही हैं वो एनडीटी की पहली ऐसी थेरेपिस्ट थी जो इंडिया में थी और मैं राजस्थान की पहली एनडीटी थेरेपिस्ट हूँ। तो आपको कुछ ना कुछ तो जानने के लिए डेफ़िनेटली मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जैसे कि मैंने देखा है कि हर जगह फिजियोथेरेपिस्ट के आजकल क्लिनिक खुल गए हैं। तो कितने सर्टिफ़ाइड होते हैं? क्योंकि
वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सर्टिफ़ाइड डिग्री हो उन लोगों के पास में। तो आपके पास मैंने यहाँ स्टाफ़ देखा बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही सपोर्टिव है। तो आप मतलब क्या उनके पास क्या डिग्री है? क्योंकि हर कहीं भी नहीं जा सकते अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ को लेकर लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं और आज के टाइम में नहीं हो रहे हैं, लेकिन अवेयर जब पेन होता है तब होते हैं, तो हम ऐसे ही किसी के हाथ में अपनी बॉडी नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपके पास कौन स्टाफ़ है? उनके पास क्या डिग्री है? उस सब के बारे में। ये आपने ना बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, जो बेसिकली सोसाइटी में पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको पूरा राइट है कि आप किसी भी जगह पर अगर जा रहे हैं, तो आप पूछिए कि आप मेरे बच्चे को देख रहे हैं या आप मेरी बॉडी को देख रहे हैं, मैं जान सकता हूँ कि आप इसके बारे में कितना जानते हैं? क्या मैं आपकी डिग्री देख सकता हूँ? ऐसे सर्टिफ़िकेट्स बहुत सारी जगह लगे हुए होंगे, पर एक बार उस डिग्री को आप देख लीजिए, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और वो सिर्फ़ उसी की है जिसका क्लिनिक है या बाकी सबकी भी है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे यहाँ पर 15 से ज़्यादा स्टाफ़ है और आपको एक भी बंदा नॉन फिजियो नहीं मिलेगा या नॉन ओटी नहीं मिलेगा। स्पीच थेरेपिस्ट है तो स्पीच थेरेपिस्ट ही है, स्पेशल एजुकेटर है तो वो स्पेशल एजुकेटर ही है। ऐसे बंदे नहीं मिलेंगे जो कि रिलेवेंट नहीं हो और वो यहाँ काम कर रहे हैं। जैसे कई जगह पर मैंने देखा है, ये मेरी फील्ड का दुर्भाग्य है कि कई लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं कि बाइयाँ हैं और वो मशीनें लगा रही हैं, हटा रही हैं, कर रही हैं। ये गलत तरीका है। मैं उन सभी से अनुरोध भी करूँगी कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उनको एनाटॉमी नहीं मालूम है, उनको फिजियोलॉजी नहीं मालूम है। अभी आपने बोला मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ़ एक ट्रापेज़ियस मसल ही नहीं है, जिस पे मुझे अल्ट्रासाउंड देना है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ़ ये गर्दन के हिस्से में अगर मैं कुछ कर रही हूँ हाथ से और आपका कोई ऐसा हिस्सा जो रिलेवेंट नहीं है या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जब मैं ये कर रही हूँ, तो आप ऊपर भी पहुँच सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। इतना ध्यान रखना पड़ता है एक फिजियोथेरेपिस्ट को। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो फ़ील्ड है उसके लिए आपको सारी नॉलेज हो। आपको एटलीस्ट ऐसे लोग रखने चाहिए जिनको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से आती हो, बायोमेकेनिक्स बहुत अच्छे से आती हो, तभी आप उस फ़ील्ड में काम कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, आई एम अ सर्टिफाइड थेरेपिस्ट, राइट? व्हाई आई एम सेइंग आई एम सर्टिफाइड थेरेप क्योंकि मैं सर्टिफाइड हूँ, मेरे आप डिग्रीज़ देख सकते हो। जो भी सर्टिफाइड नहीं होगा वो आपको कभी नहीं बोलेगा, वो आपको सीधा क्या बोलेगा, आपको डिग्री देखनी है ना, आप दूसरे क्लिनिक चले जाओ। हुँ, हुँ, हुँ। ये बट ऑब्वियस, क्योंकि उनके पास में वो चीज़ नहीं अवेलेबल है। आज मैं अपनी बॉडी में मैंने कुछ साल पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया था और वो डॉक्टर मुझसे इतना परेशान हो गए थे, ही वाज़ लाइक, "मैं कर रहा हूँ रक्षिता, तू चुप हो जा।" आई सेड, "नहीं सर, मुझे बताओ आपने कौन-सा इंजेक्शन लगाया है और इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? सर आप मेरा लेज़र कर रहे हो, उससे मेरा पेट मोटा हो जाएगा क्या?" बिकॉज़ आई वाज़ अनमैरिड एट दैट टाइम, तो आई हैव टू आस्क सो मेनी क्वेश्चन्स टू हिम और फॉर्च्यूनेटली ही वाज़ वेरी गुड डॉक्टर, ही गेव मी ऑल आंसर्स। जब तक मैं बेहोश नहीं हुई हूँ, मैंने उनसे लास्ट तक क्वेश्चन्स पूछे और उन्होंने आंसर्स दिए हैं। सो एक अच्छे मेडिकल स्टूडेंट का या एक मेडिकल प्रोफेशनल का हमेशा एटीट्यूड यही रहेगा कि वो आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए रेडी रहेंगे। मेरे यहाँ पर पेशेंट्स जब आते हैं उनके चेहरे पर सवाल होते हैं, वो मुझे पता होते हैं और मैं किसी भी सवाल को मना नहीं करती हूँ या मुस्कुरा के ये नहीं बोलती मुझे नहीं मालूम है। मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। तो यही आपको अपने थेरेपिस्ट या डॉक्टर से भी चाहिए कि वो आपको हर एक सवाल का जवाब दे और आपके पास में पूरा राइट है कि आप पूरा अच्छे से चेक करें कि वो सर्टिफाइड है या नहीं है, डिग्री होल्डर है भी या नहीं है। ये बड़ी बात। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी है, हम किसी और को ऐसे ही टच करने नहीं दे सकते। आज आप पार्लर में भी जाते हो तो आप देखते हो कि कौन अच्छा है, कौन नहीं है। हम एक आईब्रो बनवाने से पहले 100 बार सोचते हैं। हाँ, उनको आप 10 बार बोलते हो कि आप प्लीज़ ध्यान से बनाना, आपने पहले बनाई है ना, आपका एक्सपीरियंस हो ना, तो व्हाई नॉट दिस? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा। आपकी बॉडी को कोई ऐसे ही टच कैसे कर रहा है? मशीनें ऐसे ही कोई क्यों लगा रहा है? ये चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। बात इस पर नहीं होती है कि आपके ₹100 लग रहे हैं या ₹150 लग रहे हैं, बात इस पर होती है कि आपकी बॉडी के साथ में वो 100 ₹150 का क्या असर होने वाला है। सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्या फीस रहती है? बच्चों के लिए, बड़ों के लिए कुछ डिफरेंसेस होंगे?
मैम एक्चुअली रहता ये है कि हमारे यहाँ पर अगर मैं मेरी बात करूँ हमारी 400 रुपीज़ पर सेशन रहती है। लेकिन जब किसी को बहुत दिनों तक आना पड़ता है तो अलग-अलग पैकेजेज़ बनाए जाते हैं जो लोगों के लिए ईज़ी टू पे हो। और मेरे यहाँ पर तो ये है कि अगर कोई बच्चा है और वो पे नहीं कर सकता है तो डेफ़िनेटली हम लोग यहाँ तक कर देते हैं कि आप ₹10 पर डे दे दीजिए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि बच्चों की थेरेपी कहीं पर भी नहीं रुकनी चाहिए किसी भी तरीके से। तो मेरे बच्चे जैसे भी थेरेपी लेने के लिए रेडी होते हैं, वी आर ओके विद दैट। बट इसमें भी हमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं क्योंकि पेरेंट्स भी कई बार ऐसे हो जाते हैं कि हाँ, फ्री में हो रहा है तो हम क्यों नहीं करें। तो हम लोग रिक्वेस्ट यही करते हैं कि अगर आप पे कर सकते हैं, तो आप ऐसा सोचिए कि जो आप ₹400 दे रहे हैं वो 2 लोगों की है। आप 1 बच्चे का नहीं कर रहे हैं, आप 2 बच्चों का स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो वो मेरे हिसाब से अभी तक जितने भी पेरेंट्स आए हैं वो लोग बहुत ही अच्छे रहे हैं, बहुत हेल्पफुल रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा मेरा एक कैंप भी है अभी, तो उस कैंप में भी मेरे को पेरेंट्स ने इतना बढ़-चढ़ के हेल्प करा है, इतना अच्छे से हेल्प करते हैं। मैम हम डॉक्टर्स को ले आएँगे एयरपोर्ट से। मैम हम लोग आप बताइए कहीं पर कहीं जाना हो तो हम करवा देते हैं, मैम डिज़ाइनिंग हम करवा देते हैं। सो वो फैमिली एनवायरनमेंट हमारा इतना अच्छा बन चुका है कि हम लोगों के लिए अब मनी तो इतना ख़ैर मैटर ही नहीं करता है। एनीवेज़ ये नॉर्मल सी है, अगर आपसे 200 से नीचे कोई कर रहा है तो आप ये सोच के करिए कि वो 200 से नीचे क्यों कर रहा है जबकि फिज़ियोथेरेपिस्ट की रेट एक अच्छे सर्टिफ़ाइड थेरेपिस्ट या किसी अच्छे थेरेपिस्ट की रेट कम से कम 300 होनी चाहिए। अगर वो 300 से कम कर रहा है तो आप एक बार ज़रूर दिमाग में क्लिक कीजिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? ये एक नॉर्मल सा है, आपको कोई 1 घंटा पर्टिकुलरली दे रहा है, तो उसका ये राइट है। आज प्लम्बर भी आता है, तो वो हमसे ₹400 ले जाता है या ₹500 सिर्फ़ हाथ लगाने के लिए ले जाता है, अगर आप किसी कंपनी से बुला रहे हैं तो। ये तो पढ़े-लिखे और इतना टाइम देकर आपको करने वाले थेरेपिस्ट हैं, तो आपसे ₹400 अगर ये माँग रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप बस ये देखिए कि अगर वो 150-200 माँग रहे हैं, तो क्यों माँग रहे हैं? वो सर्टिफ़ाइड नहीं होंगे फॉर श्योर, क्योंकि जो अच्छे थेरेपिस्ट हैं, वो हमेशा डेफ़िनेटली अपनी जो उनकी मेहनत है, उसके पैसे ज़रूर लेंगे। तो मेरे को ये भी जानना था जैसे मैंने आपसे पूछा सर्वाइकल पेन होता है, उसमें क्या कौन-कौन से पेन आते हैं? और उसके बाद में जैसे नेक पेन है, हैंड पेन है, नी पेन है, कई सारे पेन हैं, तो इसके लिए क्या-क्या एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं? वो भी अगर आप अपने किसी भी थेरेपिस्ट के द्वारा करके बता सकते हैं, तो वो हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी, तो वो भी मुझे चाहिए थी। डेफ़िनेटली एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर करती हूँ अभी क्योंकि मैम ने ही पूछा, ये जो हिस्सा है ना हमारी गर्दन जिसे हम कहते हैं, यही सर्वाइकल है। तो सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है, इस एरिया को एनाटॉमिकल लैंग्वेज में सर्वाइकल बोलते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में इट्स सर्वाइकल। सो अगर आपको यहाँ दर्द हो रहा है तो दिस इज़ सर्वाइकल पेन। सर्वाइकल पेन कोई बीमारी नहीं है। तो इस एरिया में पेन होना बहुत ही कॉमन है, स्पेशली ये वाली जगह पर। लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल हाथ में है, कैमरा आपने होल्ड कर रखा है, माइक आपने होल्ड कर रखा है। सो इट इज़ वेरी कॉमन। अगर आप घर में हैं, रोटियाँ बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, बच्चे को लेके खड़े हैं, मदर जो फीड करती हैं, उनके लिए बहुत कॉमन चीज़ है कि पेन होता ही होता है। मैं अभी आपको एक्सरसाइज़ेज़ बता देती हूँ, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। डेफ़िनिटली आप जो भी देख रहे हो, उन सभी के लिए हेल्पफुल होंगी। तो शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम इन जानकारी के लिए और मैं लोगों से यही कहूँगी कि जहाँ भी जाएँ सर्टिफ़ाइड डॉक्टर के पास ही अपनी फ़िज़ियोथेरेपी कराएँ क्योंकि किसी को भी आप अपनी बॉडी को टच करने दे रहे हैं, तो पहले जान लें कि हम किसके हाथ में अपना शरीर दे रहे हैं। तो ये थी मेरे साथ डॉक्टर रक्षिता जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया और भी मैं आपको अभी इन्होंने मुझे बताने वाली हैं कि और कौन-कौन से पेन में क्या-क्या करना चाहिए, और उसमें क्या-क्या एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, वो सब भी इन्होंने जुड़ने के लिए धन्यवाद मेरे साथ। और मेरे साथ कैमरा पर्सन विक्रम भाटिया के साथ प्रियंका शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर, राजस्थान।